Our educational channel Law Guru Ashu Gupta presents a lecture series of all law subjects. So subscribe to study well and press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, मैं आशु गुप्ता अपने चैनल लॉ गुरु आशु गुप्ता में आप सभी का आज फिर से स्वागत करता हूं। तो इंडियन एविडेंस की चलती हुई सीरीज में आज हम बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। पिछली वीडियोस में हमने समझा सेक्शन 6 के बारे में, तो उन्हें जाकर आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए, वहां पर जाकर देख सकते हैं, या फिर ऊपर आई बटन पर भी लिंक दिए गए हैं, वहां से जाकर आप पिछली वीडियोस को देख सकते हैं, ताकि इंडियन एविडेंस एक्ट अच्छे तरीके से आपकी समझ में आ सके। और साथ ही हमारे साथ बने रहने के लिए अब आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर लॉ गुरु क्लासेस के नाम से। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा। और आज जिस विषय पर हम बात करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेक्शन 11 के बारे में, जहां पर हम समझेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ प्ली ऑफ एलिबाई क्या कहता है, यानी कि अन्यत्र उपस्थिति का सिद्धांत, जो प्रैक्टिकल तौर पर कोर्ट्स में बड़ा ही एप्लीकेबल, बड़े ही तौर पर एप्लीकेबल देखने को मिलता है, एप्लीकेबिलिटी इसकी। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो सके, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपके एग्जाम में प्ली ऑफ एलिबाई के बारे में पूछा जाता है, जिसकी कोर्ट्स में भी एप्लीकेबिलिटी बहुत ज्यादा तरीके से देखने को मिलती है प्रैक्टिकल तौर पर। तो आइए चलते हैं आज के लेक्चर वीडियो के ओर। तो चलिए आज इंडियन एविडेंस एक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो अक्सर 10 नंबर में आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और वो है यहाँ पर सेक्शन 11। यानी कि आज हम समझेंगे सेक्शन 11 के बारे में। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको एविडेंस एक्ट में बताता चल रहा हूँ। और भी अगर आपको कुछ पूछना हो, आपकी कोई क्वेरी हो, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बतला सकते हैं, ताकि आने वाले समय में मैं उसके लिए वीडियो बना सकूं आप लोगों के लिए। तो फिलहाल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। पिछली वीडियोस में हमने सेक्शन 6 के बारे में पढ़ा था, यानी कि रेस जस्टिस के प्रिंसिपल को समझा था। और यहाँ पर सेक्शन 11 की बात आज हम करने जा रहे हैं, जहां पर हम समझेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ प्ली ऑफ एलिबाई को, यानी कि अन्यत्र उपस्थिति के सिद्धांत को। तो देख लीजिएगा कि ये क्यों जरूरी है और किस तरीके से होता है। देखिए 5 से 55 तक जो हमें दिया गया है वो दिया गया है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, यानी कि तथ्यों की सुसंगतता। तो हम बात कर रहे हैं ऐसे कौन कौन से तथ्य हैं जो सुसंगत हो सकते हैं, वही 5 से 55 तक में आते हैं। तो और तथ्य दो तरीके के हमने पढ़े, एक तो विवादक और एक सुसंगत। तो सुसंगत हो ही जाते हैं, इन कैटेगरी में आ जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे विवादक तथ्य होते हैं जिन्हें सुसंगत की श्रेणी में लाया जाता है, और वो 5 से 55 तक की कैटेगरी में किस तरह लाए जाते हैं, तो उनमें से एक सेक्शन 11 बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। किस तरीके से वो भी बताता हूं। देखिए इसके हेडिंग में अगर आप देखेंगे, व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट बिकम रेलेवेंट, यानी कि वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है कब सुसंगत हैं। यानी कि सेक्शन 11 सीधा सीधा कहता है कि कुछ ऐसे तथ्य भी होते हैं जो बेसिकली सुसंगत तो होते नहीं है, यानी कि फर्स्ट टाइम अगर आप उन्हें देखेंगे तो वो बिल्कुल भी सुसंगत नहीं होते, रेलेवेंट नहीं होते, या घटनाक्रम से जुड़ते हुए प्रतीत नहीं होते। लेकिन जैसे जैसे इंक्वायरी है, जैसे जैसे केसेस आगे बढ़ता है, तो हम देखते हैं कि वह अपने आप में रेलेवेंट होने लगते हैं, यानी कि बिकम्स रेलेवेंट की कंडीशन में, श्रेणी में आने लगते हैं। तो ऐसे कौन कौन से फैक्ट्स हो सकते हैं, किस तरीके के वो फैक्ट्स होते हैं जो इररेलेवेंट होते हुए भी, एक तरीके से कह सकते हैं कि असंगत होते हुए भी सुसंगत हो सकते हैं। तो उन्हीं के बारे में सेक्शन 11 में यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पर यह हेडिंग भी लिखा गया है कि वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है कब सुसंगत हैं। ठीक, यानी कि धारा 11 ऐसे तथ्यों को सुसंगत बताती है जो विवादक तथ्य या किसी संबंधित तथ्य के अस्तित्व को अत्यधिक संभाव्य असंभाव्य बनाते हैं। ये सीधा सीधा ये कहना चाहता है सेक्शन 11 कि यहाँ पर ऐसे फैक्ट्स की बात की गई है जो इस तरीके से रिलेवेंट बनते हैं कि वो विवादक तथ्य, यानी कि फैक्ट इन इश्यूज या किसी संबंधित तथ्य के अस्तित्व को अत्यधिक रेलेवेंट बना देते हैं। यानी कि ऐसा प्रतीत होता है कि विवादक तथ्य से वो किसी प्रकार से जुड़े हैं, या तो विवादक तथ्य से बहुत अधिक अत्यधिक संभावित तरीके से जुड़े हैं, या फिर किसी अन्य तथ्य से, किसी अन्य संबंधित तथ्य के अस्तित्व से इस प्रकार जुड़े हैं कि वो अपने आप में वहां पर इररेलेवेंट होते हुए भी रेलेवेंट प्रतीत होने लगते हैं, यानी कि रेलेवेंट बनाए जा सकते हैं या बनाए जाते हैं। तो इस तरीके की कंडीशन यहाँ पर बतलाई गई है। ठीक,
अब बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से तथ्य हो सकते हैं जिन्हें इस तरीके से रेलेवेंट सेक्शन 11 में बनाया जा सकता है। तो वहां पर हम बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ लिखा है मैंने, वे तथ्य जो विवादक या सुसंगत तथ्यों से असंगत हो। विवादक यानी कि फैक्ट इन इश्यू, सुसंगत मतलब रेलेवेंट फैक्ट्स की बात हम कर रहे हैं, यानी कि ऐसे तथ्यों की बात यहाँ पर कर रहे हैं जो रेलेवेंट और फैक्ट इन इश्यू दोनों फैक्ट से इनकंसिस्टेंट हो। पहले भी मैंने आपको बताया कि नॉट अदरवाइज रेलेवेंट, यानी कि वे एक तरीके से रेलेवेंट नहीं होते, यानी कि विवादक और सुसंगत तथ्यों में नहीं आते, उनसे असंगत होते हैं, उनसे इनकंसिस्टेंट होते हैं, लेकिन फिर भी वहां पर सेक्शन 11 के अंतर्गत उन्हें रेलेवेंट माना जा सकता है। तो एक तो वो तथ्य होते हैं जो विवादक या सुसंगत तथ्यों की श्रेणी में नहीं आते लेकिन फिर भी रेलेवेंट बन जाते हैं। उसके बाद वे तथ्य जो विवादक या सुसंगत तथ्यों से जुड़कर किसी विवादक या सुसंगत तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व का अत्यधिक संभावित या असंभावित बना देते हैं। यानी कि ऐसे तथ्य, एक तो ऐसे तथ्य जो विवादक और सुसंगत दोनों में नहीं आते लेकिन फिर भी आगे चलते हैं तो सेक्शन 11 उन्हें रेलेवेंट बना सकता है, बना देता है। दूसरे तथ्य ऐसे आते हैं जो विवादक या सुसंगत दोनों से जुड़े तो होते हैं लेकिन इस तरीके से जुड़े होते हैं कि वो अपने आप में ही विवादक और सुसंगत तथ्यों के अस्तित्व को, यानी कि उनके एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, यानी कि उनके एग्जिस्टेंस पे अपने आप में एक प्रश्न खड़ा कर सकते हैं कि वो, यानी कि वो इतने ज्यादा प्रॉक्सिमेट होते हैं, इतने ज्यादा समीप होते हैं उन विवादक या सुसंगत तथ्यों से कि इसका इफेक्ट उन विवादक और सुसंगत तथ्यों पर भी उस केस के पड़ जाता है, यानी कि वो भी वहां पर चेंज हो सकते हैं। तो इस तरीके से दो तरीके के हम यहाँ पर फैक्ट्स देखते हैं जहां पर ऐसे तथ्य जो रेलेवेंट ना होते हुए भी रेलेवेंट बनाए जा सकते हैं। ठीक, अब आप समझ रहे होंगे कि ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग हो रहा है कि किस तरीके से रेलेवेंट और इररेलेवेंट फैक्ट्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये चीजें आपको मैं आगे बतला देता हूँ, इसीलिए यहाँ पर इस कंडीशन को डॉक्ट्राइन ऑफ प्ली ऑफ एलिबाई के नाम से आप अच्छे से समझ सकते हैं और इसी नाम से क्वेश्चन पूछा भी जाता है 10 मार्क्स में, अन्यत्र उपस्थिति का सिद्धांत। अब इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। मान लीजिएगा कि यहाँ पर एक व्यक्ति के ऊपर क्राइम का चार्ज है, यानी कि ए के ऊपर एक क्राइम का चार्ज लगा है कि उसने किसी का मर्डर किया है। ठीक, और ये बतलाया जाता है कि वो जो क्राइम सीन है वो कैलकाटा में हुआ है, यानी कि वो मर्डर जो है वो कैलकाटा में हुआ है। ठीक, ये क्या हुआ, ये अपने आप में एक विवादक और सुसंगत तथ्य हो गया कि मर्डर जो हुआ वो कैलकाटा में हुआ। ठीक है, सुसंगत तथ्य होगा, लेकिन ए ने ही किया, ये अभी विवादक है। तो इस पर जब बहस छिड़ती है तो तभी ए एक ये प्रूव कर देता है, एक एविडेंस लेकर आता है कि वो जिस समय यहाँ की बात की जा रही है, जिस दिन, जिस तारीख या जिस समय की बात यहाँ पर इस क्राइम मर्डर को के लिए की जा रही है, उस समय ये अपने आप को लाहौर में बताता है कि वो लाहौर में एग्जिस्ट करता था, यानी कि लाहौर में गया हुआ था, लाहौर में उसकी उपस्थिति थी। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पर भले ही मर्डर हुआ हो कैलकाटा में, लेकिन ये कहना कि ए ने ही वो मर्डर किया है, ये अपने आप में इररिलेवेंट हो जाता है। यानी कि ये जो अन्यत्र उपस्थिति है, ये जो ए इस फैक्ट को देता है, रिलेवेंट हो जाता है, और ये भी इसके साथ रिलेवेंट हो जाता है कि डेफिनेटली ये जो क्राइम है ये ए के द्वारा नहीं किया गया है। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि इनडायरेक्ट तरीके से कुछ इररिलेवेंट फैक्ट्स रेलेवेंट बन जाते हैं। जहां पर हमने देखा कि ए को कैलकाटा में हुए मर्डर के लिए दोषी ठहराया गया, लेकिन ए ने वहां पर एक प्रूफ दाखिल किया जिसमें यह था कि वो उस समय, उस दिन लाहौर में उपस्थित था। तो डेफिनेट सी बात है कि ये फैक्ट अपने आप में रेलेवेंट हो जाता है कि ए ने वो मर्डर नहीं किया है। ठीक, तो एक तो ये हो गया कि यहाँ पर प्ली ऑफ एलिबाई, यानी कि जिस समय वो क्राइम हुआ उस समय उसकी उपस्थिति जो थी वो कहीं और थी। जहां पर हम देखते हैं वे तथ्य जो विवादक या सुसंगत तथ्यों से असंगत हैं, यानी कि विवादक और सुसंगत तथ्य कौन से हो गए कि सुसंगत हो गया कैलकाटा में मर्डर होना और विवादक हो गया एक के द्वारा मर्डर का किया जाना। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे ही उसने लाहौर की बात की, लाहौर में अपनी उपस्थिति का एविडेंस दिया, वैसे ही ये जो एविडेंस है ये सुसंगत और विवादक तथ्यों से असंगत हो गया, यानी कि इनकंसिस्टेंट हो गया। और इनकंसिस्टेंट होते हुए भी सेक्शन 11 ने इसे रेलेवेंट मानते हुए यहाँ पर केस में डिसीजन दिया। ठीक, तो एक तो हो गया फैक्ट्स, ये इस तरीके के फैक्ट्स आते हैं। अब दूसरी कंडीशन भी यहाँ पर समझ लेते हैं कि दूसरी कंडीशन किस तरीके से यहाँ पर बतला देती है। मान लीजिए एक व्यक्ति ए का मर्डर हो जाता है, ठीक,
और उस मर्डर का चार्ज यहाँ पर बी, सी और डी पर लगता है। ठीक, बी, सी और डी पर मर्डर का चार्ज लगा दिया जाता है। लेकिन जब ये केस चल रहा होता है तो कुछ एविडेंसेस ऐसे मिलते हैं जिससे प्रूव होता है, एक चीज यहाँ पर और आ जाती है कि बी, सी और डी के अलावा कोई भी ये मर्डर नहीं कर सकता है, यानी कि कोई और अन्य इस तरीके के एविडेंस इफेक्ट्स नहीं मिले थे कि वहां पर किसी और के द्वारा ये कार्य किया जा सकता। तो ये माना गया कि ए का जो मर्डर किया बी, सी और डी ने किया, लेकिन तभी कुछ एविडेंस ऐसे मिले कि ये तय हो गया कि सी और डी इस मर्डर में इन्वॉल्व नहीं थे। ठीक है, यानी कि कुछ एविडेंसेस ऐसे आए या फैक्ट्स ऐसे आए जहां पर ये रेलेवेंट हो गया कि सी और डी ने ये मर्डर नहीं किया है। तो जैसे ही ये प्रूव होता है कि सी और डी ने ये मर्डर नहीं किया है, तो ये माना जाता है कि अपने आप में एक रेलेवेंट फैक्ट उभर कर आता है कि डेफिनेटली ये मर्डर बी द्वारा किया गया है। ठीक, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पर ये फैक्ट, जैसे ही यहाँ पर ये फैक्ट दर्शाया जाता है कि सी और डी इस मर्डर में इन्वॉल्व नहीं थे, इनके खिलाफ कोई अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं मिला है, कोई ऐसा एविडेंस मिल जाता है जो इसे यहाँ पर नॉट इन्वॉल्व दिखाता है, तो एक अपने आप फैक्ट उभर कर आता है कि इसका मतलब बी ने ही ये मर्डर किया है, यानी कि ये फैक्ट अपने आप में रेलेवेंट होता हुआ दिखता है। तो यही दूसरी कंडीशन बताती है जहां पर ये कहता है वे तथ्य जो विवादक या सुसंगत तथ्यों से जुड़कर, यानी कि विवादक और सुसंगत तथ्यों से जुड़ गए, किसी विवादक या सुसंगत तथ्य के अस्तित्व को अत्यधिक संभावित और असंभावित बना देते हैं। यानी कि इस फैक्ट का जुड़ना कि सी और डी ने ये मर्डर नहीं किया है, अपने आप में इसके लिए कहीं ना कहीं इसके अस्तित्व और अनस्तित्व को संभावित और असंभावित बनाने के लिए पर्याप्त कारण बन जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इन दो इलस्ट्रेशंस के माध्यम से डॉक्ट्राइन ऑफ प्ली ऑफ एलिबाई को हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये सिद्धांत एविडेंस एक्ट में काम करता है। इसीलिए माना जाता है कि सेक्शन 11 एविडेंस एक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से लागू होता है और इसे समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर की दृष्टि से आपको 10 नंबर में मिलता भी है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ऐसे फैक्ट आते हैं जो रेलेवेंट ना होते हुए भी कोर्ट के द्वारा रेलेवेंट मान लिए जाते हैं। ठीक, अब इसके अगर इससे रिलेटेड कुछ केसेस की बात करूं तो आप देखेंगे यहाँ पर आर वर्सेस मेगायर का 1992 का केस आया है। उसके बाद आर वर्सेस प्रभुदास 1874 का लीडिंग केस आया है और सबसे लीडिंग केस जिसमें यहाँ जाना भी जाता है संता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1956 के बारे में। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बतला भी देता हूँ कि एक व्यक्ति ने गवाही दी कि जो गोली थी वो 25 फुट से चलाई गई थी। संता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1956 की हम बात कर रहे हैं। तो उसने गवाही दी कि ये जो गोली थी वो 25 फुट से चलाई गई थी, लेकिन जब वहां पर इंस्पेक्शन हुआ और जो रिपोर्ट आई, जो एक्सपर्ट ओपिनियंस आई, एक्सपर्ट की रिपोर्ट्स आई, तो ये पाया गया कि जो गोली थी वो 3 फुट से चली थी। यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सेकंड वाली कंडीशन ये अपने आप में जो पहली गवाही थी उसे इनकंसिस्टेंट बना देती है, यानी कि इररिलेवेंट बना देती है कि 25 फुट से गोली चली थी। क्यों? क्योंकि वहां पर एक्सपर्ट ओपिनियन या फिर वहां जो एविडेंसेस मिले उनसे प्रूव हो गया कि जो गोली चली थी वो 3 फुट से चलाई गई थी। तो ये गवाह के द्वारा ये कहना कि वो जो गोली चली थी वो 25 फुट से चली थी अपने आप में इररिलेवेंट हो जाता है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर डॉक्ट्राइन ऑफ प्ली ऑफ एलिबाई को बहुत अच्छे तरीके से एविडेंस एक्ट में दर्शाया गया है। उम्मीद करता हूं कि पूरा का पूरा डॉक्ट्राइन ऑफ प्ली ऑफ एलिबाई आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। सेक्शन 11 में आपको बतला दिया गया है। आने वाले समय में हमारे साथ इसी तरह बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन इसी तरीके से आपको मिलती रहे और इसी तरीके से आप अपनी स्टडी को हमारे साथ रेगुलर तौर पर जारी रखें। तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।